गुड आफ्टरनून एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका टॉपिक रहेगा सोशल फार्मेसी के वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि अभी जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन आ चुका है कि जुलाई में फार्मेसी वालों के एग्ज़ाम्स है ना। डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, जो न्यू स्कीम वाले बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स हैं। और जो हम ये क्वेश्चंस करेंगे ना, अदर्स पैरामेडिकल वाले कोर्स के लिए भी बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वो भी इस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं कि भाई सोशल फार्मेसी। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं भाई सोशल फार्मेसी ये सब्जेक्ट है ना, एक्चुअल में इसका नाम सोशल फार्मेसी पड़ा क्यों। देखो, फार्मेसी तो आप सभी जानते हो कि भाई फार्मेसी मीन्स क्या होता है, मेडिसिन्स है ना। मेडिसिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, सप्लाई करना है ना, डिस्पेंसिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। अब सोशल का मतलब क्या हो गया, सोसाइटी है ना। तो सोसाइटी मतलब समाज, आपके आसपास के लोगों में जनरल अवेयरनेस फैलाना है ना। उन लोगों को आपका नॉलेज है, उन लोगों के सामने क्या रखना कि भाई ये चीज़ें ऐसे होगी, इस बीमारी से ऐसे बचा जाए। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल वही तो होता है, वो है सोशल फार्मेसी। इसमें सारे के सारे यही है कि कौन सी बीमारी से कैसे बचा जाएगा है ना। ये जो एड्स बीमारी होती है कैसे फैलती है, सारा कुछ इसमें हम यही पढ़ेंगे। फैमिली प्लानिंग क्या होती है, पिछली बार भी आया था फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, ये चीज आती है। चलो अब हम थोड़े से देखते हैं रैपिड रिवीजन में इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस सोशल फार्मेसी के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि फुल फॉर्म। देखो, फुल फॉर्म से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं। इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना है कि फुल फॉर्म ऑफ कुछ एक अपन 4-5 है जो मैंने देखा था, पिछले काफी सालों के पेपर देखे थे और सिलेबस को पूरा अच्छे से छानबीन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी। एसटीडी की फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है, या फिर एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ एसटीडी डिजीज है ना। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इसके एग्जांपल्स आपसे कोई पूछ ले तो एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया है ना। तो इसके एग्जांपल्स भी आप लिख लेना, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। अब ये जो डिजीज है, नाम से पता चल रहा है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ड्यूरिंग दिस सेक्स ये बीमारियां क्या कर जाती है, फैल जाती है। उनको आप क्या बोलोगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब कैसे फैलती है, विदाउट प्रोटेक्शन है ना। तो ये क्या, अगर कोई भी जैसे दो के बीच में आप मान लो कि मैटिंग हो रही है और उसमें से एक अगर पर्सन्स क्या है, किसी बीमारी से ग्रसित है, अफेक्टेड है, तो वो दूसरे में भी बीमारी इजीली फैल जाती है ना। तो ये एड्स वाली आपको पता है, इसी तरीके से ये चीजें होती है। या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर अगर किसी को एड्स है और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया किसी और पर्सन में, तो भी ये बीमारियां आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है जी। एक एड्स की भी फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, वो आगे आएगी, मैं बता दूंगा कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम करके इसका पूरा नाम है। फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी। एचआईवी की समटाइम्स आपसे पूछता है, एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये जो एचआईवी वायरस होता है ना, ऑल्सो नोन एज बहरूपिया वायरस। क्या कहते हैं इसको, जोकर वायरस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जोकर वायरस। क्यों बोला जाता है जोकर वायरस, एक्चुअल में ये बॉडी के अंदर जाने के बाद में अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को कंफ्यूज कर देता है कि ये भी अपना है या बाहर का है ना। तो पहचान ही नहीं पाता अपना इम्यूनिटी, और धीरे धीरे करके ये क्या करने लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ करने लगते हैं और अपनी इम्यूनिटी को इतना वीक कर देंगे कि हर छोटी से छोटी बीमारी आपके बॉडी में होने लग जाएगी। अब एड्स अपन कहते हैं ना कि एड्स इतनी बड़ी बीमारी है, अरे एड्स में कुछ नहीं होता। एड्स में क्या होता है, सीधा डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम को वो इतना वीक कर देते हैं कि आपको जुकाम भी लगेगा ना तो भी वो 1 महीने तक सही नहीं होगा, बुखार आएगा तो 1 महीने तक नहीं उतरेगा। तो ऐसे करके फिर उसकी बॉडी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, वीक होने लग जाती है, और फाइनली इंसान की डेथ भी हो जाती है। अब वो अब अलग अलग होता है कि भाई किसी की 1 साल में हो जाए, किसी की 10 साल में भी ना हो, है ना। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से पूरी बॉडी को घेर लेता है। अब ये जो एड्स है, एड्स किसके द्वारा होता है, एचआईवी वायरस के द्वारा, है ना। अब एड्स की फुल फॉर्म भी समटाइम्स पूछ लेते हैं, क्या है भाई, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस सिंड्रोम, है ना। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी
है ना। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना अपना, क्या करते हैं ये प्रतिरक्षा तंत्र। इम्यूनिटी क्या करती है अभी कोई बताएगा? इम्यूनिटी का काम है एंटीबॉडी बनाना, और एंटीबॉडी क्या करते हैं, अगर कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंटीजन माने तो कोई भी जैसे बैक्टीरिया हो गया, हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजन, है ना, वो बॉडी के अंदर क्यों आएगा? इन्फेक्शन करने के लिए। अब अपना इम्यूनिटी का काम क्या है? उस इन्फेक्शन को ना होने दे, इसीलिए वो एंटीबॉडी काम करेंगे। अगर इम्यूनिटी अपने बॉडी के अंदर वीक हो जाएगा ना, तो फिर क्या हो सकता है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हो, है ना, जल्दी जल्दी अफेक्टेड हो जाते हो। इन चीज़ों का आपको खास तरीके से ध्यान रखना। इसकी पीडीएफ में सेंड करवा दूंगा, है ना, इसकी पीडीएफ में सेंड करवा दूंगा आराम से। पर ये बात एक चीज़ें लिखते रहो ताकि हैंड रिटन भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अब देखते हैं अपन फुल फॉर्म ऑफ SARS क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VIP है, नोट कर लेना इसको, तो 100% आ सकता है सोशल फार्मेसी में। इसका डेफिनेशन तो 100% मिल सकता है आपको। इसका नाम क्या है SARS का? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है सीवियर, मतलब आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, वहां पे इतना खतरनाक मतलब इन्फेक्शन हो जाता है कि ज़्यादा बलगम बनना, खांसी चलना, वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, उसको आप क्या बोलोगे? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है MERS। ये दोनों VIP है, ये कभी ये आती है कभी ये आती है ना, तो एक नंबर का सीधा सीधा आपका बेनिफिट है, और ये आती है अक्सर पूछा जाता है। MERS की फुल फॉर्म क्या है भाई? मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये दो बीमारी है जिसको आप VIP करके नोट कर लेना, और 2 से 3 बार इसको लिखना, तब याद होगी ये। ठीक है, अब चलते हैं अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगे, डिफाइन मॉर्बिडिटी। अब ये कुछ एक है ना, अपने सोशल फार्मेसी का एक चैप्टर है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के अंदर ये कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखी है कि भाई मॉर्बिडिटी किसे कहते हैं, मोराटिलिटी किसे कहते हैं, है ना, तो इसको समझते हैं। मॉर्बिडिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग सिम्पेटोमाइमेटिक और अनहेल्दी फॉर डिजीज और कंडीशंस। मॉर्बिडिटी का मतलब एक एरिया के अंदर कितनी पब्लिक किसी बीमारी से अफेक्टेड है, उसका एक रेशियो निकालना क्या कहलाता है? मॉर्बिडिटी कहलाता है। ठीक है ना, कि भाई अपन एक एरिया निकालते हैं ना, जैसे कोरोना वायरस के अंदर निकाला नहीं निकाला था, पता लगाया ना कि भाई नागौर स्टेट के अंदर इतने अफेक्टेड लोग हैं, कैसे पता चला? वो जोधपुर के अंदर इतने लोग अफेक्टेड है, राजस्थान में इतने अफेक्टेड है, इंडिया के अंदर इतने अफेक्टेड है, पता कैसे चला? सर्वे करने की कहाँ जरूरत है, वो तो रिपोर्ट्स आ जाती है ना। रिपोर्ट्स आती है कि नहीं आती है, कि भाई आपने जैसे ही कोविड का टेस्ट करवाने गए, पॉजिटिव बोला, तो एक मेजर हो गया। हाँ, अब किसी ने रिपोर्ट ही नहीं निकलवाई है तो फिर पॉसिबल नहीं होगा कि भाई वो ऐसे ही चला गया कोविड से। ठीक है, तो मॉर्बिडिटी आप समझ गए ना। मोराटिलिटी किसे कहते हैं? मोराटिलिटी इज द अनदर टर्म फॉर डेथ। ए मोराटिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू ए डिजीज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। अब देखिएगा, मोराटिलिटी रेट किसको कहते हैं? वहां पे क्या था? अफेक्टेड कितने थे। अब यहाँ पे किसी बीमारी से डेथ कितनी हुई है। जैसे कोविड के कारण एक रेशियो आता था ना कि भाई इतने लोग अफेक्टेड हुए थे, इतने वापिस सही हो गए और इतनों की डेथ हो गई। जो डेथ हुए पर्सन है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? मोराटिलिटी। तो ये जो डेफिनेशन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आती है, पिछली बार आई थी शायद तक मोराटिलिटी या मॉर्बिडिटी की आई थी। पेपर देखना, पिछली बार दिया था ना पेपर, कौन सी आई थी बताओ? करके नहीं आए होंगे, जाके वापस सोशल फार्मेसी का पेपर देखना, इस दो में से एक मिलेगी, है ना, फिक्स है। पिछली बार एक एपिडेमिक पेंडेमिक के बारे में भी पूछा था, पेपर देखा हो तो, है ना। ये एपिडेमिक पेंडेमिक होती क्या है? ये अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है। कोई बीमारियां ऐसी होती है जो एक
जैसे कि स्टेट के अंदर ही है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पूरे पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, जैसे कोविड। तो कोविड एक पेंडेमिक बीमारी की काउंटिंग में आ जाती है। जैसे कोई मलेरिया है, मलेरिया तो ऐसा वर्ल्ड वाइड फैला नहीं है कि सारे देश अफेक्टेड हुए। मलेरिया में क्या हुआ था कि भाई जैसे आज जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने मलेरिया के पेशेंट हो गए, तो वो एक मतलब छोटा एरिया कवर करता है। जैसे कोविड पेंडेमिक में आ जाता है। अब इसको समझते हैं एपिडेमिक किसे कहते हैं। इट इज द डिफाइंड एज द लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम। मतलब एक ही समय में बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो जाना इन पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक एरिया, है ना। ऐसा नहीं है कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाएंगे, नहीं। उसको क्या बोलोगे, एपिडेमिक। पेंडेमिक इसको बोलते हैं, इट इज द डिफाइंड एज द ग्रोथ रेट स्काई रॉकेट्स एंड ईच डे ग्रो मोर देन द डे प्रायर। अब ये क्या करता है, पर डे रेट बढ़ती जाएगी। जैसे कोविड का क्या हुआ था, सबसे पहले अफेक्टेड कौन हुआ था, चाइना। चाइना से फिर थोड़ा सा यूएस की तरफ भागा, फिर थोड़ा जापान की तरफ, फिर इंडिया की ओर आ गया, है ना। ऐसे करते करते वो काफी देशों को कवर करता गया। तो पर डे बढ़ते गया ना, घटा थोड़ी। फिर उसका एक वैक्सीन आया, उसके बाद में फिर कंट्रोल आने लगा। वैक्सीन से पहले तो कंट्रोल ही नहीं था। चलो अब देखते हैं आगे अपन द वायरस। अब देखिएगा मेनली जो ये पेंडेमिक वाली बीमारियां होती है ना, ये वायरस कोज बीमारियां होती है। समझ गए ना कि भाई ज्यादा वर्ल्ड वाइड फैलती कौन और जल्दी कौन सी बीमारी फैलती है, वायरस वाली, है ना। जैसे कि भाई कोविड क्या है, वायरल डिजीज। कोविड आपका क्या है, वायरल, ठीक है। अब ये वायरल होती है ना, ये थोड़ा सा फास्ट ग्रोइंग डिजीज होती है कंपेयर देन बैक्टीरिया, फंगस, है ना, अदर्स जितने भी होते हैं। तो इट मीन्स द वायरस कवर्स ए वाइड एरिया अफेक्टिंग सिविरल कंट्रीज एंड पॉपुलेशंस। बहुत सारे देशों को अफेक्ट करती है। ऐसा कोई देश बचा था क्या कोविड के टाइम कि भाई बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं हुआ था? कोई था क्या ऐसा देश? अब एंडेमिक क्या होती है भाई? एपिडेमिक देख ली, पेंडेमिक देख ली, ठीक है ना। अब ये एंडेमिक डिजीज क्या होती है, सुना है कभी नाम, एंडेमिक? अब देखो एंडेमिक का मतलब डिजीज आउटब्रेक इज एंडेमिक व्हेन इट इज कंसिस्टेंटली प्रेजेंट बट लिमिटेड। अब ये क्या करती है, लंबे समय तक चलेगी लेकिन एक लिमिटेड एरिया में रहेगी। समझ गए ना। तो देखो तीनों में क्या है, होता है बीमारी, लेकिन एपिडेमिक में क्या है, लार्ज को करेगा लेकिन एक लिमिटेड एरिया में करेगा, लेकिन वो लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। पेंडेमिक में क्या है, बहुत सारे देशों को अफेक्ट करेगी और काफी लोगों को अफेक्ट करेगी, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर। और जबकि एंडेमिक क्या है, लंबे समय तक करेगी लेकिन लिमिटेड पीपल को अफेक्ट करेगी, है ना, और एक पर्टिकुलर रीजन पे ही होगी। उसको क्या बोलते हो, एंडेमिक। तो ये तीन डेफिनेशन है, एपिडेमिक, नोट कर लो इसको, पेंडेमिक और एंडेमिक। फिक्स है, इन तीनों में एक चीज देखने को मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक नंबर फिक्स कर लो। तो एक एक नंबर से करने वाले ही बच्चे निकलते हैं। एक एक नंबर वाले गलत करके आ गए तो अगला कॉपी एक एक नंबर का गलत है, उसको कुछ नहीं आ रहा है, पीछे भले सही करके आओ, नंबर नहीं देगा, है ना। ये आरएचएस का रूल है। जैसे मलेरिया, इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, मलेरिया। मलेरिया थोड़ा लंबा चलता है लेकिन लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि मतलब 5-6 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हो जाएंगे, नहीं, एक लिमिटेड ही होता है वो, ठीक है। अब देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। देखिएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। जैसे मैंने डिजीज पढ़ाई थी तो आप लोगों को बताया था, क्या होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पिछली बार शायद मोड ऑफ ट्रांसमिशन आया था, पूछा था कि नहीं पूछा था? पिछली बार एक कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके भी आया था, सोशल फार्मेसी में आया था ना। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग क्या है, पूछा था कि नहीं पूछा था? याद ही नहीं है क्या पूछा था। चलो, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन से नाम से पता चल रहा है ना कि भाई कोई बीमारी किसके द्वारा फैलती है, क्या मोड है उसका ट्रांसमिट होने का अपने में, ठीक है। तो इन्फेक्टियस एजेंट में बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इट्स नेचुरल रिजर्वॉयर टू
सस्पेक्टेबल्स होस्ट इन द डिफरेंट वे। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते, कोई भी होस्ट है, उसके अंदर कोई भी बीमारी किस वे से आ रही है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आ रही है, डायरेक्ट कांटेक्ट से आ रही है ना, किसके थ्रू आ रही है वो, उसी को अपन क्या कहते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस फॉर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एक तो डायरेक्ट हो सकती है, डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या फिर समटाइम्स क्या करते हो आप, खाना वाना अफेक्टेड हो जाता है, वो खाने से आपके बॉडी में कोई वायरस बैक्टीरिया जा सकता है, या फिर जैसे कि खुला पड़ा पानी है काफ़ी टाइम तक, वो आप यूज कर ले तो कहते हैं ना यार कि भाई पानी गंदा था उस वजह से मलेरिया हो गया। सुनने में आया कभी कि वो क्या करते हैं, जो ये प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये क्या करते हैं, उस पानी में चले जाते हैं और उस पानी को अगर आप यूज कर लेते हो तो प्रोटोजोआ पानी के थ्रू आपकी बॉडी में, और बॉडी से फिर एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर, और फिर वहाँ पे वो स्पोरोजोइट्स बनाने लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये आपसे पूछ लेगा तो आपको एक ही जवाब देना है कि भाई कोई भी इन्फेक्टियस एजेंट आपकी बॉडी के अंदर कैसे एंटर करेगा, वो कौन सा तरीका है, उसको आप क्या बोलोगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलोगे। ड्रॉपलेट स्प्रेड है मतलब फैलना। ड्रॉपलेट का मतलब मैंने समझाया था ना, बलगम को आप थ्रो कर रहे हो, उसके थ्रू भी अगर उस बलगम के कांटेक्ट में कोई आया, स्नीजिंग करना, छींक आती है, तो वो ड्रॉपलेट हो गया है ना, ड्रॉपलेट उसके थ्रू एक दूसरे में फैल जाती है ना। जैसे भाई टीबी वाला पेशेंट है, बार बार छींक रहा है, एक कॉमन कोल्ड ले लो ना, टीबी तो फिर भी अपन इतना पास में नहीं जाते, कॉमन कोल्ड वाले के पास में हम बैठ भी जाते हैं, वो 3-4 बार छींकेगा, चौथी बार में आपको भी असर आ जाएगा, दूसरे दिन जुकाम होता कि नहीं होता। वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर तो एंटर उसी टाइम हो गया, लेकिन अंदर जाकर उस राइनो वायरस ने क्या किया, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ की, तो दूसरे दिन अपने उसने बॉडी में असर दिखाना शुरू किया। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हाथों हाथ ही असर शुरू कर देते हैं, लेकिन एक दिन के बाद में कंप्लीटली असर दिखाना शुरू करते हैं। अब देखते हैं अपन, एक फार्मेको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछता है, और इससे रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ये फार्मेको इकोनॉमिक्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Pharmacoeconomics defined as the field of study that evaluates the behavior individual firms and market relevant to the use of pharmaceutical product। देखो फार्मेकोइकोनॉमिक्स ब्रांच क्यों बनाई गई, जैसे कि एक सिरप है, एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, जैसे एक आपके पास में कोई टेबलेट है, मान लो डोलो, ये कोई सिरप का बताओ कोई ब्रांड नेम, डाइजिन ले लो, एंटासिड आता ना। अब ये दो प्रोडक्ट है मार्केट में, अभी फार्मेको इकोनॉमिक्स बनाई क्यों गई है, फार्मेको इकोनॉमिक्स ब्रांच इसलिए बनाई गई है कि ये क्या करती है कि भाई डोलो और डाइजीन दोनों की मार्केट वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, समझ गए क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस के साथ में इनका आउटपुट क्या है, कस्टमर इससे संतुष्ट है क्या दोनों से, ठीक है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, इवैल्यूएट द बिहेवियर individuals firms and market relevant to the use of pharmaceutical product। और जैसे मान लो कि डोलो का 3 रुपये मान लो और डाइजीन का 60-70 रुपये मान लो, अब जो ये प्राइस इन्होंने मेंशन किए, क्या उस प्रोडक्ट के काम करने का तरीका ही इतना बेस्ट है क्या, इसलिए ये ब्रांच बनाई गई है फार्मेको इकोनॉमिक्स, है ना। ये क्या करती है, फाइनली एक इवोल्यूशन कर देती है उस प्रोडक्ट की कि भी मार्केट में जो इनकी वैल्यू रखी हुई है, क्या वो उस काबिल है, क्या वो इतना रिजल्ट दे रही है, ठीक है ना। इसीलिए क्या बनाई है, फार्मेको इकोनॉमिक्स ब्रांच बनाई गई है। लेकिन इंडिया में ये चीजें फॉलो नहीं की जाती, है ना। हर कुछ चल जाता है मार्केट में, कुछ भी। एक निमोसलाइड करके अपने सबसे ज्यादा चलती है ना, सुमो। सुमो में क्या क्या आता है, पैरासीटामोल और निमोसलाइड आता है। अब ये जो निमोसलाइड है ना मॉलिक्यूल्स, बाकी सारी कंट्रीज में बैन है। क्या है, बैन क्यों है, अच्छा इसलिए बैन है, उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है, लीवर टॉक्सिक कर देता है, लीवर टॉक्सिसिटी कर देगा, लीवर डैमेज कर देगा, लीवर के टिश्यू होते हैं उनको डैमेज कर देता है। तो बाकी वाले कंट्री ने तो कह दिया भाई इतना खतरनाक है तो अपन तो बैन करेंगे, इंडिया में दौड़ रहा है।
चल रहा है ना, सुमो तो ब्रांड नेम नाम से ही, किसी का हाथ पैर दर्द हो सुमो लेके आ जाओ, है ना। तो ये बहुत गलत चीज है, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और सुमो को तो नहीं तो फिर उसके अंदर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ऐड कर दो, निमोसोलाइड की जगह दूसरा डाल दो, डाइक्लो डाल दो, एक्लो डाल दो, लेकिन निमोसोलाइड मॉलिक्यूल्स तो इंडिया के अंदर बैन होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज पागल थोड़ी है ना। क्योंकि अगर कोई सुमो टेबलेट 1 से 2 ईयर तक अगर कंटिन्यू लेता है तो फिक्स है उसका लीवर आपको डैमेज मिलेगा, जाके चेक करवाओ लीवर फंक्शन टेस्ट, आपको डैमेज मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इतना खतरनाक असर करती है। इसलिए कहा जाता है ना, ये जो NSAID कैटेगरी की ड्रग होती है, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, एक्लोफेनेक, इनका ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करोगे तो आपका लीवर है, किडनी है, ये क्या हो जाते हैं भाई, डैमेज हो जाते हैं। इन चीज़ों से अपन को बचना चाहिए। अब अपन देखेंगे एपिडेमियोलॉजी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनाए हैं सारे, है ना, 10-15 क्वेश्चन बनाए हैं, इंपॉर्टेंट ही बनाए हैं। अब ये जो छोटे क्वेश्चन है ना, इनके बड़े भी आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं। अब एपिडेमियोलॉजी की कभी कभार डेफिनेशन पूछता है 1 नंबर की, कभी कभार बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है 5 नंबर का। अब इस चीज़ को आप समझ लोगे ना कि भाई एपिडेमियोलॉजी है क्या, ठीक है, तो आप बड़ा भी कुछ लिख के आना चाहो तो आ सकते हो। अब देखिएगा एपिडेमियोलॉजी क्या है, नाम से पता चल रहा है एपिडेमियोलॉजी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो इन्वेस्टिगेट करता है द फैक्टर दैट डिटरमाइन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर। जैसे कि कोविड की एक रिपोर्ट आई थी पूरे इंडिया के अंदर, मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 10 लाख लोग अफेक्टेड है, समझ गए ना, कभी 10 लाख लोग अफेक्टेड है। वो रिपोर्ट कौन सी ब्रांच लेके आई थी, एपिडेमियोलॉजी। एक कोई पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर रीजन, वहां पर कौन सी बीमारी प्रेजेंट है, कौन सी बीमारी अब्सेंस है ना। तो उन डिजीज या डिसऑर्डर का पता लगाना किसका काम है, एपिडेमियोलॉजी का काम है। देखो अपन सोशल फार्मेसी पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें सारे ऐसे टॉपिक आएंगे सोसाइटी से जुड़े हुए। अब देखो एक देश के अंदर कौन रहता है, कौन रहते हैं, पब्लिक ही तो रहती है। एक कॉलोनी में कौन रहता है, पब्लिक रहती है। जब अपने घर में कौन रहते हैं, पब्लिक ही तो रह रही है, रह रही है कि नहीं रह रही है, पब्लिक ही रह रही है ना। जैसे भाई अपने अपने लिए तो वो घर वाले हैं, दूसरों के लिए पब्लिक है। तो उसी तरीके से ये देश अपना है, इंडिया में अपन रह रहे तो अपना हो गया ये, ठीक है। लेकिन जो ये WHO है उनके लिए तो सारी पब्लिक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो क्या है कि ये ब्रांचें बना के रखती है ताकि क्या कर सके कि भाई पूरे देश के अंदर कौन सी बीमारी है। जैसे एक अपन कभी कभी रिपोर्ट सुनते हैं ना कि डायबिटीज हर घर में 1-2 पेशेंट मिल जाएंगे, तो ये रिपोर्ट आई कहां से, ये रिपोर्ट आई कहां से, कौन सी ब्रांच लेके आई, एपिडेमियोलॉजी। कैंसर से आपको 10 में से 2 पेशेंट मिल जाएंगे, रिपोर्ट कहां से आई, एपिडेमियोलॉजी, है ना। तो इसका बहुत बड़ा रोल है, कौन सा देश किस बीमारी से ग्रसित है, कौन सा देश में बिल्कुल भी वो बीमारी नहीं है, ठीक है ना। जैसे ऐसा कोई देश है क्या जहाँ पे बिल्कुल भी एक भी डिजीज नहीं है, कोई है बचा हुआ ऐसा कोई देश, कभी सुनने में आया है? तो सर्च करना नेट पे जाके, ऐसा कौन सा देश है जो अभी तक किसी भी बीमारी से अफेक्ट नहीं हुआ है, समझ गए। तो आज जाके सर्च करना, आपको मिलेगा कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा गूगल पे। देखो एपिडेमियोलॉजी का भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको सीधा सीधा क्या लिखना है, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिटरमाइन अकरनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ। मतलब ये क्या करता है कि वो बीमारी किसके थ्रू फैली, उसको फैलाने वाला कौन है ना, इसका एक पता लगाना, इन्वेस्टिगेट करना ही आपका क्या कहलाता है भाई, एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। सबसे इजी सब्जेक्ट है ये, लेकिन सबसे ज्यादा बेग इसी में आती है। क्यों आती है? सोशल फार्मेसी जैसे सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ते थे तुम लोग, वहां पे कितना कचरा लिखना पड़ता था थ्योरी, उसी तरीके से फार्मेसी का सामाजिक विज्ञान है ये, समझ गए। यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, थ्योरी लिखनी पड़ेगी अच्छी खासी, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे थ्योरी है, HAP में बच जाते हो, 4-5 डायग्राम बना के पास हो जाते हो। HAP में पास हो, HAP में भी नहीं पास है, ठीक है।
तो एचएपी में क्या करते हो कि भाई 4-5 डायग्राम है, डाइजेस्टिव का, रेस्पिरेटरी का और न्यूरॉन का, है ना, सेल का डायग्राम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया। ये 4-5 डायग्राम अगर बनाने सीख लिए तो एचएपी में पास हो। सोशल फार्मेसी में तो कोई डायग्राम है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, थ्योरी लिखना पड़ता है, और थ्योरी भी थोड़ी सी ढंग की लिखनी पड़ती है। इसलिए कह रहा हूँ सोशल फार्मेसी में अगर थ्योरी किसी को लिखने में दिक्कत आती है तो ये वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन, इस पे ध्यान दो। ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है। वेरी शॉर्ट में 10 नंबर का आता है और शायद तक शॉर्ट आता है 31 नंबर का, ठीक है ना। तो 40 नंबर का अगर अच्छे ढंग से करके जाते हो तो 20-22 नंबर तो मिल ही जाएंगे, समझ गए ना। तो इसको इस तरीके से लेके चलना है आप लोगों को। अब देखो, जब अपन ने डिजीज पढ़ी थी, तो उस समय अपन ने देखा था इंक्यूबेशन पीरियड, देखा था ना। क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड किसी बीमारी का? कितने टाइम तक रहेगी इंक्यूबेशन पीरियड? नहीं पढ़ा था? मलेरिया 10 से 15 दिन असर रखता है, कॉमन कोल्ड 4 से 5 दिन असर रहता है कि नहीं रहता? उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, समझ गए ना। तो व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? द टाइम elapsed between exposure to pathogens organism, a chemicals or radiations and when symptoms and signs are first apparent। अब देखो फर्स्ट टाइम जब वो साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं ना, वहां से लेकर जब वो उसका असर थोड़ा थोड़ा खत्म होता है, उस पीरियड को क्या बोलते हो? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हो, समझ गए। कि भाई कोई भी आपको जैसे कॉमन कोल्ड होता है, क्या क्या साइन और सिम्टम्स आते हैं? छींक आना, है ना, और क्या होगा? हालांकि स्टार्टिंग में तो वेलकम नहीं होता है इतना। अगर नॉर्मल कॉमन कोल्ड है, गले में खराश हो जाती है, नॉर्मली थोड़ा सा फीवर आ जाएगा, यही होते हैं कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स। तो ये जब सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं और फाइनली 3-4 दिन बाद में आप देखते हो वो कॉमन कोल्ड सही हो जाता है। तो द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस एंटरिंग ए पर्सन एंड एनिमल बॉडी और एंटरिंग ए प्लांट एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। अब ये बताया है कि भाई किसी एनिमल के अंदर एंटर करेगा या फिर किसी भी प्लांट के अंदर, है ना, और क्या बताना शुरू करेगा? असर बताना शुरू करेगा। उसको क्या बोलोगे? इंक्यूबेशन पीरियड बोलोगे, ठीक है। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन ये पढ़ के जाते नहीं हो और ये पढ़ के नहीं जाओगे तो फिर नंबर मिलना नहीं है। टारगेट रखो कि भाई वेरी शॉर्ट 10 आ रहे ना, कम से कम 5 से 6 सही करके आऊं, क्योंकि वो यहीं पे पता लग जाता है कि भाई बंदे ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसी हिसाब से भी नंबर मिलेंगे। पिछली बार आया था कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, देखा पेपर? आया कि नहीं आया? कि पता ही नहीं चला क्या आ रहा है क्या जा रहा है ना। चलो देखो, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पिछली बार भी आया था, इस बार मेरे हिसाब से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, पीपल इज क्लोज कॉन्टैक्ट विथ समवन हु इज इन्फेक्टेड विथ वायरस सच एज द इबोला वायरस आर एट द हायर रिस्क टू बिकमिंग इन्फेक्टेड देमसेल्व्स एंड ऑफ पोटेंशियली फर्दर इन्फेक्टिंग अदर्स। अब देखिएगा, समवन, कॉन्टैक्ट का मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से अगर कोई बीमारी, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसको क्या बोलते हो भाई? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हो, है ना। कि पीपल इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ समवन, किसी के आप बहुत ही क्लोज जाके, जैसे किसी को कॉमन कोल्ड है, आप आराम से पास में बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, ठीक है ना। अब कॉमन कोल्ड में क्या रहता है कि उसने जो हैंकी यूज किया, रुमाल यूज किया, आपने भी यूज कर लिया, ठीक है। या फिर वो पास में बैठा है, आपस में आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ भी, जैसे कि चिप्स खा लिए, कुरकुरे खा लिए, है ना, तो वो भी हाथ लगा रहा है, आप भी हाथ लगा रहे हो। तो वहां से क्या रहता है कि कॉमन कोल्ड जिस तरीके से फैलता है ना, उस तरीके से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है, जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल लिया था टीबी, और कौन सा था? इन्फ्लुएंजा, और कौन सा था भाई? टाइफाइड, मिजलस, चिकन पॉक्स,
स्मॉल पॉक्स, और कौन सी थी, एक रेबीज था। ये अपन ने जब बीमारियां देखी, ये भी इंपॉर्टेंट है हो, ये जो जितने भी लिखी है ना सोशल फार्मेसी में, इनके क्या क्या पूछ सकता है, कॉजेक्टिव एजेंट एंड प्रिवेंशन, समझ गए ना, कि भाई ये फैलाता कौन है और इनका बचाव क्या है, ये भी आ सकता है, ये जो लिखी है काफी बार आता भी है। ठीक है, तो ये बीमारियां क्या करती है, अगर ये बीमारी वाला कोई बंदा है और आप जाके पास में बैठ रहे हो, उनके कपड़े यूज कर रहे हो, उनके साथ में रह रहे हो, तो आपको भी क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी ये इनसे आप अफेक्ट हो सकते हो। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब क्या है, किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट जाने से अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसको आप क्या बोलते हो जी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हो। Closely watching these contacts after exposure to an infected persons will help the contacts to get care and treatment and will prevent further transmissions of the virus. This monitoring process is called contact tracing. अब देखिएगा, चलो ठीक है, कि आपने उसके पास में संपर्क में गए, अफेक्टेड हो गए, अब आपका एक ये भी तो काम बनता है ना भाई, कि जैसे कोई नर्सिंग स्टाफ है या फिर मान लो कि कोई भी आप फार्मासिस्ट भी हो, ठीक है, उनका भी काम यही बनता है कि भाई वो लोग अफेक्ट हो गए, जैसे कोविड के अंदर काफ़ी लोग अफेक्ट हो गए थे, अब उनको मॉनिटर करने का, गाइड करने का कि भाई आपको इससे बचना कैसे है। अब कोविड वाले में क्या गाइडेंस थी, पहले तो सबसे पहले तो कि भाई आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। सेकंड चीज़ क्या था कि भाई आप थोड़ा सा आइसोलेट हो जाओ, अलग रहना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, उसको आप क्या बोलोगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी मॉनिटर करने वाले एक प्रोसेस को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं फाइनली। तो इस चीज को भी आप लोगों को समझ में रखना है। क्या टाइम हो गया, आधा घंटा ही हुआ है क्या, चलो अब हम देखते हैं व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज। देखो डिजीज दो टाइप की होती है, उस दिन देखा था, क्या देखा था, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का मतलब कम्युनिकेबल का मतलब क्या देखा था उस दिन कम्युनिकेबल का, अरे इन्फेक्शन तो दोनों में होता रहे। देखो कम्युनिकेबल का मतलब ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली फैल जाए, उनको क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली नहीं फैले। कम्युनिकेबल के एग्जांपल जो अभी लिखे थे, टीबी हो गई, मिजलस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया, सिपेलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सारे के सारे कम्युनिकेबल के एग्जांपल है। नॉन कम्युनिकेबल में कैंसर हो गया, अब कोई कैंसर वाले पेशेंट के पास में जाके बैठेगा, है ना, उसके साथ में खाना खाएगा तो दूसरे को भी कैंसर हो सकता है क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, अगर आप उसके साथ में जाके बैठते हो तो आपको डायबिटीज थोड़ी होगी, क्योंकि ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। जबकि ये क्या है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल। अब फंगल इन्फेक्शन में भी आपको हो सकता है, कैसे, किसी को स्किन फंगल इन्फेक्शन है यहाँ पे और वो उसने साबुन यूज किया और आपने भी सेम साबुन यूज कर लिया, तो आपको भी स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। वो भी किस में काउंटिंग होगी, कम्युनिकेबल डिजीज में। समझ गए, चलो तो कम्युनिकेबल का समझ गए ना, क्या है, डिजीज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली बीमारी क्या कहलाती है भाई, कम्युनिकेबल। और ये क्या करती है, कैच कर लेती है। कैच का मतलब समझते हो ना, इजीली कैचिंग, पकड़ना। मतलब आप कोई भी कॉमन कोल्ड वाले पर्सन के पास में गए, आराम से हाथ वाथ मिलाया, बात की, आपको इजीली कैच कर लेगी और आप में वो बीमारी इजीली फैल जाती है। जबकि डायबिटीज वाले पेशेंट के पास में आप कितना भी बैठ जाओ, कितनी भी बात कर लो, आप में डायबिटीज नहीं होगी, क्योंकि इनमें कैचिंग कैपेसिटी होती नहीं है और ये एक दूसरे में नहीं फैलती है। अब डायबिटीज ऐसा तो है नहीं किसी बैक्टीरिया के द्वारा होती है कि डायबिटीज किसके द्वारा होती है, डायबिटीज, चलो कौन बताएगा, डायबिटीज किसके द्वारा होती है, सही है,
एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस इंसुलिन इन द ब्लड, है ना। अभी इंसुलिन का इम्बैलेंस क्यों हो जाता है कि भाई जो पेनक्रियाज की बीटा सेल होती है ना वो अफेक्ट हो जाती है समटाइम्स, या फिर क्या करता है कि पेनक्रियाज की बीटा सेल तो इंसुलिन को अच्छे से रिलीज कर रही है लेकिन इंसुलिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो भी डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल में काउंट हो जाते हैं, इस चीज़ का आपको खास तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो कम्युनिकेबल को फैलाने वाले कौन होते हैं, पैथोजन्स होते हैं। अब पैथोजन में क्या क्या इंक्लूड है, वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स और फंगी, है ना। पैरासाइट्स में ये इंक्लूड हो जाते हैं जैसे मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ हो गए, है ना। एक डेंगू होता है, डेंगू कौन फैलाता है भाई, किसी को कुछ याद रहता है कि नहीं रहता? इसको याद है। तो आपसे कोई पूछ ले ना डेंगू विच टाइप ऑफ डिजीज, तो सबसे पहले क्या देना है, कम्युनिकेबल डिजीज। किसके द्वारा फैलती है, डेंगी वायरस, वायरल डिजीज भी है ये। तो क्या याद रखना है, डेंगू क्या है, वायरल डिजीज। किसके द्वारा फैलती है, डेंगी वायरस के द्वारा। और डेंगू में होता क्या है, प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती है ना। और प्लेटलेट्स क्या करता है बॉडी में, क्या करता है प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स का काम होता है खून को पतला, प्लेटलेट्स नहीं करती है, ब्लड को क्लोट करने का काम प्लेटलेट्स का होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो खून पतला हो जाएगा, समझ गए, उल्टा नहीं बोलना है। प्लेटलेट्स क्या करता है भाई, ब्लड क्लोटिंग। लेकिन कोविड में, इसमें कोविड में क्या, डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो ब्लड क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा थिन, पतला। और थिन होने पे आपको पता है ना, जितना ज्यादा ब्लड पतला होगा फिर उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो फिर इंसान की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, समझ गए ना। तो पैथोजन, अपन ने पैथोजन क्यों बोला, बैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं, क्या सारे बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं क्या, नहीं होते ना। तो इसलिए वो पैथोजन कैटेगरी वाले बैक्टीरिया। पैथोजन किसको कहते हैं, एक नोट कर लेना, एक अलग से क्वेश्चन नोट कर लो, इसमें आएगा नहीं आएगा याद रहेगा, व्हाट इज पैथोजन, व्हाट इज पैथोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर से ये पूछा जाता है कि भाई पैथोजन क्या है, किसी को पता है व्हाट इज पैथोजन, पैथोजन क्या है, किसको पता है? देखो पैथोजन के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, है ना, कि भाई व्हाट इज पैथोजन, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पैथोजन। अब देखिएगा, पैथोजन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाएंगे और डिजीज और डिसऑर्डर को अकर्स करेंगे। तो इसका लिख लो, पैथोजन आर ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज एंड डिसऑर्डर इन द बॉडी। आपकी शरीर के अंदर ये जाएंगे और क्या करेंगे, कोज कर देंगे डिजीज एंड डिसऑर्डर, डिजीज एंड डिसऑर्डर को कोज कर देंगे, डिजीज एंड डिसऑर्डर को क्या कर देंगे भाई, कोज कर देंगे। उसको क्या बोलोगे, पैथोजन्स। एग्जाम्पल फॉर बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और फंजी, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते अपन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब ऐसा थोड़ी है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी आपकी बॉडी में बीमारी फैलाएगा, नहीं फैलाएगा ना। तो अपन ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सारे बैक्टीरिया ही अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन पैथोजन कैटेगरी वाले सारे बैक्टीरिया अपनी बॉडी के लिए क्या नहीं होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो कुछ एक बीमारियों के कोज करने वाले एजेंट का नाम समटाइम्स आता ही आता है, जैसे कि चिकन पॉक्स अपन ने देखा था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, चिकन पॉक्स क्या कहते हैं हिंदी में, चिकन पॉक्स को छोटी माता कह दो, और क्या कहते हैं, चेचक, याद रहता है कुछ खाया पिया, हाँ। देखो
चिकन पॉक्स में मैंने एक एग्जांपल बताया था, छोटे छोटे रेड रेड दाने निकल जाते हैं, है ना। तो चिकन पॉक्स किसके द्वारा कोज होता है? क्या है ये? वायरल डिजीज है कि नहीं है? तो चिकन पॉक्स क्या है आपकी? वायरल डिजीज है। किसके द्वारा कोज होती है? वर्सिला जोस्टर वायरस, शॉर्ट में नाम है इसका VZV। अब इसमें क्वेश्चंस ये भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म ऑफ VZV, फुल फॉर्म ऑफ VZV ये भी आ सकता है। तो इसका पूरा नाम क्या है भाई? वर्सिला जोस्टर वायरस। या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्सिला जोस्टर वायरस कोज डिजीज। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए चिकन पॉक्स कोज करता है। क्या करता है? चिकन पॉक्स। अब अपन ने जब चिकन पॉक्स को कंप्लीट किया था, ठीक है ना, जैसे अपन ने हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर किया था, ठीक है, तो इसको मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो सभी जने उसको जाके देख ले, ठीक है ना। तो चिकन पॉक्स में अपन ने देखा था इसके सिम्टम्स क्या क्या है। क्या थे सिम्टम्स? देखो सबसे पहले फीवर, है ना, पूरी बॉडी के अंदर रैशेस हो जाते हैं रेड रेड। और क्या था? बॉडी पेन तो होगा ही, वायरल डिजीज है तो बॉडी पेन। और क्या होता था? डाइजेशन इम्बैलेंस हो जाता था, भूख नहीं लगती थी, है ना, डाइजेशन इम्बैलेंस। तो ये कुछ एक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चिकन पॉक्स के बारे में आ जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है? किसके द्वारा कोज होता है? वर्सिला जोस्टर वायरस। और चिकन पॉक्स कौन सी बीमारी है? वायरल डिजीज। और किस प्रकार की डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर एक दूसरे के संपर्क में आए तो ये चिकन पॉक्स के भी शिकार हो सकते हो आप। अब आगे देखते हैं अपन डिप्थेरिया। किसके द्वारा कोज होता है डिप्थेरिया? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। किसके द्वारा कोज होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और ये एक्चुअल में ये देखा जाए ना तो ये डिप्थेरिया से शिकार होते हैं बच्चे, चिल्ड्रन। तो आजकल तो टीके लग जाते हैं तो इतने पर्सन अपन को मिलते नहीं, लेकिन पहले के टाइम क्या होता था? वैक्सीन्स लगते नहीं थे, तो फिर ये डिप्थेरिया के पेशेंट, पोलियो के पेशेंट, है ना, ये काफी देखने को मिलते थे। आजकल तो क्या होता है कि बच्चा जन्म होता तब एक टीका लगता है ना, फिर 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू टीके चलते ही रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे अपन। हाथी पांव रोग कभी नाम सुना है? हाथ पैर हाथियों की तरह हो जाते हैं। उस बीमारी को क्या कहते हैं? फिलियासिस इन्फेक्शंस कॉज बाय 3 क्लोजली रिलेटेड नेमेटोड्स। उसका नाम है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। क्या नाम है भाई? वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? फिलियासिस बीमारी होती है, ऑल्सो नोन एज हाथी पांव रोग। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? हाथ पैर हाथी के जैसे हो जाते हैं, इतने ज्यादा फूल जाएंगे। ठीक है, सिम्टम्स में क्या है? फिलरियल फीवर आएगा और लिम्फो। तो ये क्या करते हैं कि जैसे आपने की लिम्फ होती है ना, वहां पे इतनी इन्फ्लामेशन आ जाती है, इतनी सूजन आ जाती है कि वो हाथ पैर आपके हाथी जैसे हो जाते हैं। इस बीमारी को कहते हैं, और बहुत गंदी बीमारी होती है भाई। अगर ये किसी को होता है तो बहुत ज़्यादा गंदी बीमारी है। अब देखते हैं एड्स के बारे में। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किसके द्वारा कोज होती है? HIV के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इज द वायरस दैट कोज। अब देखिएगा, एड्स के बारे में अगर आपसे कोई शॉर्ट नोट पूछ लेना, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एड्स का फुल फॉर्म। फिर आप लिख दोगे एड्स कोज किसके द्वारा होता है? HIV के द्वारा। अब ये जो HIV वायरस होता है ना, ये डायरेक्टली अफेक्ट इम्यूनिटी सिस्टम। क्या करता है? इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट करेगा। फिर क्या करेगा? वीक कर देगा इम्यूनिटी के फंक्शन को। ठीक है ना, जब इम्यूनिटी के फंक्शंस वीक हो जाता है तो बॉडी में छोटे मोटे इन्फेक्शन होने लग जाएंगे। अब एड्स वाला पेशेंट कोई पर्टिकुलर मतलब बीमारी नहीं होती, जुकाम होने लग जाएगा, बुखार आने लग जाएगा, हेडेक होने लग जाएगा, किडनी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, है ना, लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, 17-18 बीमारी हो जाती है। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे तो 20-30 बीमारी एक साथ होती है, तो उसको एक ही राय देनी चाहिए कि भाई एक बार जाके एड्स का टेस्ट करवा लो।
अगर 18-18, 20-20 बीमारी एक साथ में हो रही है तो क्यों होती है वो बीमारियां? इम्यूनिटी सिस्टम जिसका पूरा ही वीक हो जाता है ना, उसको ये बीमारी होने का चांस बन जाता है। तो इस समय आप इसके अंदर ये चीज़ें लिख सकते हो। और एड्स के बारे में थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस अपन जब करेंगे, सब सब्जेक्ट के जब अपन देखेंगे अलग अलग चीज़ों के, है ना। अब एक ये पोलियोमाइलाइटिस इज द हाईली इन्फेक्टियस डिजीज कोज बाय 3 सीरोटाइप्स ऑफ पोलियो वायरस। ये जो देखिएगा पोलियोमाइलाइटिस होती है, ये किसके द्वारा होगी? पोलियो वायरस के द्वारा। आपने पोलियो बीमारी सुनी होगी, क्या होता है उसमें? बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी हो जाती है ना। क्या मतलब? ग्रोथ नहीं हो पाती है, हाथ वाथ की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वीक हो जाते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, उनके हाथ वीक हो जाएंगे तो वो छोटा ही रहेगा हाथ फिर, ठीक है। और किसी के जैसे पहले पोलियो वोलियो होता था तो लोगों के जो हाथ पैर होते थे उनमें ज़्यादा अफेक्ट होता था, तो वो क्या करते थे, उनके आगे ग्रोथ ही नहीं हो पाती थी। आजकल तो आपको पता है ना, पोलियो का वैक्सीन लगने लग गया है, तो अब पोलियो की बीमारी बची नहीं है। ड्रॉप भी आने लगी है, वैसे ड्रॉप वैक्सीन ही है वो, है ना। कहाँ आज पोलियो दिवस है? पोलियो दिवस तो शायद कब आता है यार? जून को नहीं आता क्या? 2 जून या 3 जून, चलो देखना तुम लोग। मलेरिया इट इज द कोज बाय 4 प्लाज्मोडियम स्पीसीज। देखो मलेरिया किस किस के द्वारा कोज होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, एक प्लाज्मोडियम ओवाल करके होता है, लिख लो ये 4, ठीक है ना। मलेरिया कोज किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम की मेनली 4 स्पीसीज होती है। प्लाज्मोडियम, इसमें शायद तक लिखा हुआ नहीं है, वाइवेक्स, सेम है ये लिख लेना, प्लाज्मोडियम ओवाल। ये अलग अलग स्पीसीज होती है जो मलेरिया कोज करती है। एक होती है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, एक कौन सा होता है भाई? प्लाज्मोडियम एक और है यार, इसका आगे क्या नाम है, मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, वो तुम लोग देखना, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर जो मेनली कोज करता है वो करता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और ये सबसे खतरनाक स्पीसीज है। इसके अंदर सबसे डेंजरस कहते हैं ना, मलेरिया कोज करने वाला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ही है, ठीक है। लिख लिया सबने? अब आगे देखते हैं अपन मिजलस। मिजलस मैंने उस दिन समझाया था, क्या था अभी? मेनली अफेक्टेड होते हैं बच्चे, 10 साल से छोटे बच्चे अफेक्टेड होते हैं। इसमें क्या रहता है कि जैसे स्किन इन्फेक्शन देखा है कभी, रेड रेड हो जाते हैं चेस्ट के पीछे, है ना, उसको अपन मिजलस कहते हैं। और ये कोज किसके द्वारा होता है भाई? आरएनए वायरस, पैरामेक्सो वायरस फैमिली, जीनस मोरबिलो वायरस, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक वायरस फैमिली है, किसकी? पैरा माइक्सो वायरस फैमिली है, उसके द्वारा एक कोज हो जाता है। और अफेक्टेड किसको करता है? चिल्ड्रन को करता है। चिल्ड्रन को कैसे अफेक्ट कर देता है कि उनकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है ना। तो सेंसिटिव स्किन पर ये वायरस क्या कर देता है? अफेक्ट कर देगा और उनकी स्किन रेड रेड हो जाती है, रेसेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो मिजलस। ओके भाई, चलो अब कितना सारा है? ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।